बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हम ना यूनिट 3 का आगाज़ कर रहे हैं। दिस यूनिट इज़ अबाउट द गैसेस और मैं इस यूनिट को 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करूँगा। अगर यूट्यूब पे आप मेरे लेक्चर देखेंगे ना तो वहाँ इसको 3 लेक्चर्स में वाइंड अप किया गया है, लेकिन यहाँ में 2 लेक्चर्स में। हमारा आज ना टोटल लेक्चर नंबर 5 है। और पहला जो काम आपने करना है ना, ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर इंफॉर्मेशंस है। एक टेबल है, इंफॉर्मेशंस हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो मैटर की 5 फिज़िकल स्टेट्स हैं, बल्कि बाद लोग कहते हैं 6। उनमें से ना हम 3 का जिक्र करेंगे, आई मीन सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जी, इसमें मोस्टली प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं। जैसे कि पार्टिकल पैकिंग की बात करूं तो सॉलिड्स में टाइटली पैक, लिक्विड्स में लूजली पैक और गैसेस में द पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड। वी हैव द शेप फिक्स्ड है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि लिक्विड्स टेक शेप ऑफ कंटेनर बिलो देयर सरफेस। जिस कंटेनर में लिक्विड को आप डालते हैं तो जितना उस कंटेनर में जिस सरफेस तक लिक्विड आता है वैसे ही वो कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेता है। और टेक शेप ऑफ द होल कंटेनर, आपको पता है ना, गैस को किसी कंटेनर में डालें तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, तो जो शेप कंटेनर की होगी वही गैस की होगी। वॉल्यूम इसमें फिक्स है, नॉट फिक्स है। गैस पर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा, ये हम पढ़ते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस लार्ज होती हैं। रिजिडिटी खुद पढ़िएगा। पार्टिकल मोशन, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिकल मोशन, ये जो पार्टिकल मोशन वाला पॉइंट है ना, इसको आपने याद करना है। इसमें लिखा हुआ है, सॉलिड के केस में लिखा हुआ है बेटा जी कि सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल। आज तक अगर आपने बड़े ध्यान से पढ़ा है केमिस्ट्री को या फिजिक्स को भी, तो वहाँ पे सॉलिड के केस में लिखा हुआ है कि सॉलिड्स ओनली शो द वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन आज मैंने आपको क्या बता दिया, रोटेशनल। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू अ बुक दैट्स द नेम इज़ केमिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट, वेरी ऑथेंटिक बुक। और ये ज़्यादातर बुक्स उससे ही लिखी जाती हैं। और केमिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल, वाइब्रेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में तीनों तरह की मोशन शो की जाती हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल में से कौन सी शो करते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको पता है कि सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, लिक्विड में सिग्निफिकेंट है और गैसेस में ना होने के बराबर, आई मीन नेग्लिजिबल है। कंप्रेसिबिलिटी देखो, डेंसिटी है, डिफ्यूजिबिलिटी है, काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में लो, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट और गैसेस में, सॉलिड में लो, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन। चूँकि सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो है। बेटा जी कुछ ना टर्म्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहूँगा आपको हर सूरत आना चाहिए। कौन कौन सी टर्म सॉलिड के लिए इस्तेमाल होती है? मेल्टिंग है, फ्यूजन है, सब्लिमेशन है। लिक्विड के लिए बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, वेपोराइजेशन है। और गैसेस के लिए डेपोजिशन है, कंडेंसेशन है। ये जो जानना ना, ये वाली सारी बातों को जानना, ये बेसिक केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री का जो तालिब इल्म है, जो केमिस्ट्री को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहता है, उसको इन टर्मिनोलॉजी पे अबूर होना चाहिए कि मेल्टिंग का क्या मतलब है, मेल्टिंग में कौन सी फिजिकल स्टेट किस में कन्वर्ट होती है, क्या मेल्टिंग एक एक्सोथर्मिक है, क्या मेल्टिंग एंडोथर्मिक है,
वगैरह वगैरह, ये सब बातें जो है आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। आगे ना ये पॉइंट ना आप खुद पढ़ेंगे समझेंगे। मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ। आपके पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि बाद बुक्स में लिखा हुआ है 122, लेकिन मैं 118 तक इक्तफा करूँगा। उन 118 एलिमेंट्स में से 101 एलिमेंट्स सॉलिड्स हैं, यानी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। 6 एलिमेंट्स, बाद बुक्स कहती है सिर्फ 2, ब्रोमीन और मरकरी, मैं कहता हूँ नहीं 6, ये लिक्विड्स हैं, और 11 एलिमेंट्स गैसेस हैं। उन 11 में से 6 तो नोबल गैसेस हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, 6 तो ये हो गई। हाइड्रोजन 7, नाइट्रोजन 8, ऑक्सीजन 9, फ्लोरीन 10 और क्लोरीन 11। तो 11 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल पे दे आर द गैसेस। ये जो सारा टेबल बेटा जी मैंने आपको बताया ना, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक बातें हैं जिन पे जाकर अगले दोनों चैप्टर्स, गैसेस वाला भी, बल्कि तीनों चैप्टर, तीनों यूनिट्स, गैसेस वाला भी, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स का, यूनिट नंबर 5 सॉलिड्स का, तीनों यूनिट्स की ये बुनियादी बातें। आगे बढ़े। बाद में 2 मिनट ठहरो, ये नाम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप इस सारे में ना, इस सारे में 2 बातें याद करें, सिर्फ 2 बातें। पहली तो मैं कोई बुनियाद आपके लिए दे दूँ ना बेटा जी, जब कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में मैं लिखूँगा नेगेटिव, और जब कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पॉजिटिव। ये 2 बातें। अच्छा, एक और भी चीज़, एक लफ्ज़ होता है प्रोसेस, एक लफ्ज़ होता है रिएक्शन, यानी एक्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं कहूँ ना कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, प्रोसेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, जैसे फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, ऑल दीज आर प्रोसेसेस। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों लफ्ज़ में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, तो वेरी सिंपल डिफरेंस। अगर कोई सब्सटेंस कोई चेंज लाए, और उस चेंज के दौरान अगर किसी चेंज में केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। और अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। मसलन आपने वाटर को लिया लिक्विड स्टेट में, एवेपोरेशन पर वाटर चला गया वेपर्स में, दिस वन इज अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में इसकी कंपोजिशन थी H2O, और वेपर्स में जाकर भी इसकी कंपोजिशन क्या रही, H2O। देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन में चेंज ना आए, अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। लेकिन अगर आप वाटर को लें, अगर आप इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें, इट विल कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप इस केस में देखोगे, रिएक्टेंट साइड पर वाटर है, उसकी केमिकल कंपोजिशन H2O है, और जो प्रोडक्ट बने हैं वहाँ जाके केमिकल कंपोजिशन सिरे से चेंज हो गई। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन और प्रोसेस में फ़र्क करना है। यहाँ ना क्या हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें इंटर कन्वर्जन हो रही है। ये तीनों फिजिकल स्टेट आपस में चेंज हो रही हैं, लिहाजा इन तीनों फिजिकल स्टेट में चेंज होने के दौरान इनकी केमिकल कंपोजिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा सच चेंजेस आर कॉल्ड प्रोसेसेस।
तो जितने भी हम पढ़ेंगे ऑल दीज आर प्रोसेसेस। आपने मैंने दो बातें की हैं कि आपने इस पूरे ये जो आपको मैं शो करवा रहा हूँ ना, आपने इसमें दो बातें याद करनी। नंबर वन, और वो MCQ आएगा। नंबर वन, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। मैं पहले ना इसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, पहली ये बात, और फिर मैं कहूँगा लिक्विड का सॉलिड में आना। ये दो बातें, ये दो चीज़ें ज़रा देखो बेटा जी। सॉलिड का लिक्विड में जाना, जब सॉलिड को हीट देते हैं वो मेल्ट करता है, फ्यूज़ होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। एक तो ये बात। दूसरी बात, दिस इज डेल्टा H पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक है, हीट मिलने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और तीसरी बात, जब सॉलिड लिक्विड में जाता है तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। वो जो आप हीट देते हैं ना, वो हीट सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वीक कर देती है, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। इसके बरक्स अगर आप लिक्विड को सॉलिड में लाओ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब फ्रीजिंग होती है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और फ्रीजिंग के दौरान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पर क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप लिक्विड से सॉलिड में आते हैं, पार्टिकल्स करीब आते हैं और अट्रैक्शन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आ जाओ, अब सॉलिड से आओ, सॉलिड और गैस की हम बात करते हैं। सॉलिड का गैस में, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में आना, दिस वन इज कॉल्ड डेपोजिशन। अब सब्लिमेशन तो आपने पढ़ा हुआ है, कई दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन आपने डेपोजिशन नहीं पढ़ा, ये आपको आना चाहिए बेटा जी। सब्लिमेशन में चूँकि आप सॉलिड को हीट देते हैं, फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है, चूँकि हीट अब्जॉर्ब हुई, सो दिस इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक और बात, क्या सॉलिड जब लिक्विड में जाता है, क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं या वीक हो जाती हैं? आंसर है वीक हो जाती है, क्योंकि गैस की सूरत में पार्टिकल दूर चले जाते हैं और उसमें अट्रैक्शन कम हो जाती है। उस अट्रैक्शन को कम करना किसने कम किया? वो जो हीट आपने सॉलिड को दी। इसके बरक्स जब गैस को ठंडा करें, कूल करें, उससे हीट को बाहर निकालें, यानी यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक, तो वो गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेपोजिशन। मैंने आपको ना ये दो चीज़ें बता दी, सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और गैस का। एक मैं आप पे छोड़ता हूँ, और वो क्या है कि लिक्विड और गैस का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में, तो दैट इज कॉल्ड द एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। और गैस का लिक्विड में आना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, या उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन। अब आपने मुझे ना इन दोनों प्रोसेसेस में कौन कौन सा, वेपोराइजेशन और दूसरा क्या है? कंडेंसेशन। आपने मुझे उन दोनों प्रोसेसेस में दो बातें बतानी है कि इन दोनों में एक्सो कौन है, एंडो कौन है, और दूसरी बात, इन दोनों में कहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और किस प्रोसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं। ये खुद आपने समझना। आगे आए, गैस लॉस। स्टूडेंट, गैस लॉस में ना मैं आपको ना गैस लॉस के बारे में पहले दो बातें बताता चलूँ, दो चीज़ें। वो दो बातें आप याद रखोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। गैस लॉस में पहला जो पॉइंट मेरे बच्चे आप ज़हन में रखेंगे ना, वो ये है कि ये जो गैस लॉस है ना, दे आर एप्लीकेबल ऑन द गैसेज ओनली। ये पहला पॉइंट, यानी मैंने पहली बात की है ये एप्लीकेबल ऑन द गैसेज ओनली, गैसेज, यानी ये ज़हन में रखना है। अभी मैंने 4 सलाह में जाके ये बात करनी है कि गैस लॉज ना तो लिक्विड पर अप्लाई होते हैं और ना सॉलिड पर, सिर्फ ये गैसेस पर अप्लाई होते हैं। और दूसरी बात, जो आइडियल गैसेस है ना, आइडियल गैसेस, वो इनको फुल्ली ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन पर, टेम्परेचर, प्रेशर, कम ज़्यादा, अमाउंट ऑफ गैस जितनी मर्जी ले, तो
ideal gases fully obeyed these gas laws at all condition of temperature and pressure. What about the real gases? What about the नॉन आइडियल गैसेस, उनके बारे में क्या ख्याल है? बेटा जी, नॉन आइडियल गैसेस भी इन लॉज को ओबे करती हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर सर्टेन, एंड दोज आर वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर. इन पर रियल गैसेस भी, किस पे मैंने कहा? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर. एक और चीज़, ये जो गैस लॉज हैं, दे आर एक्चुअली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ केएमटी ऑफ गैसेस. जो केएमटी ऑफ गैसेस है ना, ये लॉज उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी वजाहत है. अगर आप इन लॉज को देखेंगे ना, आपकी बुक्स में ये गैस लॉज 5 लिखे हुए हैं, मैंने 6 कर दिए. देखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैल-लुज़क लॉ, डाल्टन लॉ एंड द ग्राहम लॉ. मैं इनमें ना पहले 3 लॉज की बात करूंगा. गैल-लुज़क को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले 3 लॉज की बात करूंगा अभी. बेटा जी, ये जो पहले 3 गैस लॉज है, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो, और गैल-लुज़क भी शामिल कर लो. पहले जो 4 हैं, इन चारों में गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप डिस्कस होता है. वो गैसेस की 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? वो है प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी. ये जो एन एंड एन, वैसे तो है ये नंबर ऑफ मोल्स, मैं इसे ना अमाउंट ऑफ गैस भी कहूँगा. अमाउंट ऑफ गैस भी मैं इसे कह रहा हूँ. नंबर ऑफ मोल्स भी ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस भी हम इसे कहेंगे. तो इन 4 के दरमियान रिलेशन है. ये जो पहले 4 गैस लॉज हैं. अब ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की, प्रेशर, वॉल्यूम, एन और टी, ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है. इनमें अगर आप देखोगे, वो लॉज क्या करते हैं? 2 को वेरिएबल लेते हैं. बेटा जी, वेरिएबल कहते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और 4 में से 2 वेरिएबल आ गए और 2 क्या रहेंगे? कांस्टेंट. अब ना आपसे एंटी-टेस्ट में एमसीक्यूज़ क्या आता है? एमसीक्यूज़ आता है, जनाब आपके पास बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, बताओ बॉयल्स लॉ में कौन से फैक्टर वेरिएबल होते हैं? आप कहेंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम. बॉयल्स लॉ में कौन से फैक्टर हैं जो कांस्टेंट रहते हैं? आप कहेंगे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स. अच्छा, चार्ल्स लॉ, ये चीज़ें, ये वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट है. एवोगैड्रो लॉ, ये वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट है. गैल-लुज़क लॉ, ये वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट. अगर मैं ना इनको समराइज़ करूं तो मैं लिखूंगा, समराइज़ करूं बात को, आसान करूं तो मैं लिखूंगा V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, बॉयल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, एवोगैड्रो लॉ. ये तीनों में वॉल्यूम आ रहा है. पहले में वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्स है, दूसरे में टेम्परेचर, और तीसरे में नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर यहाँ पे V और P वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे N और T क्या होंगे? कांस्टेंट. यहाँ पे V और T अगर वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे N और P क्या होंगे? कांस्टेंट. और अगर यहाँ V और N वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे P और T क्या होंगे? कांस्टेंट. आसान सी बातें, ये मुश्किल नहीं है, बेसिक है. आगे बढ़ो, बॉयल्स लॉ पे आओ. दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट बॉयल्स इन 1662. ये लॉ क्या कहता है? इधर सब कुछ लिखा हुआ है मेरे बच्चे. ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है. एंटी-टेस्ट में स्टेटमेंट को ऊपर से पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, इस स्टेटमेंट को सिखाना मेरा मकसद है. ये स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट कहती है, ये वाला जो लिखा हुआ, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P, जब टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखोगे? कांस्टेंट. इसका मान क्या? अच्छा, ये ना, ये पहले तो ना समझो, ये जो 4 है ना, दीज आर मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ. मेरे बच्चे, आपको इन 4 पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए, और ये मुश्किल नहीं है. ये आप पढ़ते हैं, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V, ये पहले वाली आप पढ़ते रहते हैं. अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें, उसकी जगह पे ये आ गया, P इक्वल टू K, और P V बराबर के, तो P को कर लो P1 V1 P2 V2 दैट इज इक्वल टू K.
अब ये लास्ट वाली तो ये नंबर 3 को रीअरेंज किया है ना, और ये P1 है, इधर P2 दूसरी तरफ है, तो P2 को इधर ले आओ, वो नीचे आ जाएगा, और इस तरह V1 इधर है, ये दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये तो नंबर 4 नंबर 3 की रीअरेंजमेंट है। आपको ये चारों की चारों आनी चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ना ये बातें क्या हैं, ये बातें क्या हैं, ये समझाना चाहता हूँ। बेटा जी लिखा हुआ है V1/P या P1/V, एक ही बात है, ये लिखा है P1/V। इसका मानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब इन्वर्स है, मतलब है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, बशर्ते के, ये अहम बात है, प्रोवाइडेड। पहले तो ना इतनी बात सुनो, जितने गुना को हम इंग्लिश में ना टाइम्स कहते हैं, जितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, उतने गुना, वही बात आ गई। यानी अगर आप प्रेशर 2 गुना बढ़ाएंगे, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस 2 टाइम्स द वॉल्यूम रिड्यूसेस 2 टाइम, 2 टाइम का मतलब हाफ हो जाएगा। अगर प्रेशर 2 गुना बढ़ाओ तो वॉल्यूम 1/2 रह जाएगा। अगर प्रेशर 4 गुना बढ़ाओ तो वॉल्यूम 1/4 रह जाएगा। अगर प्रेशर 8 गुना ये टाइम्स गुना बढ़ाओ तो वॉल्यूम 1/8 रह जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त 3 है कि जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो उस दौरान ना तो टेम्परेचर को चेंज करना है, ना और गैस डालनी या निकालनी है, और तीसरी बात वो गैस भी आइडियल हो। क्या बात की है कि ये शर्त क्या है? नंबर 1 क्या है? टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। मतलब अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। और दूसरी बात अमाउंट ऑफ गैस को भी चेंज नहीं करना। और तीसरी बात ये है कि गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल। तो क्या रियल गैस होगी, नॉन आइडियल गैस होगी, तो उसमें जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना वॉल्यूम नहीं बढ़ता। आंसर नहीं बढ़ता। उतने गुना तब बढ़ता है जब गैस कौन सी होगी? आइडियल। और जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं अगर उतने गुना वॉल्यूम कम हो तो हम कहेंगे बॉयल्स लॉ ओबे हो रहा है। अच्छा, एक इसमें ना फैक्टर आ गया के का, इससे रेलेवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। के को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये अभी मैं आपको इब्तदाई बातें समझा रहा हूँ, आगे ग्राफ्स में जाकर मैं इन बातों को एक्सप्लेन करूँगा। ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ, के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ गैस पर, टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ गैस पर, इसको छोड़ो, ये 3 चीज़ों पर। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि के कैसे इन 3 चीज़ों पर कैसे डिपेंड करता है। क्या इन अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस, इनको चेंज करने से के की वैल्यू चेंज होती जाती है? यस, वो अभी मैं ग्राफ से आपको बताऊंगा। ये अगली बात, इफ़ यू मोर यू इंक्रीज द प्रेशर द मोर द वॉल्यूम विल डिक्रीज प्रोवाइडेड। ये अभी मैंने बात की है कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, बशर्ते कि आप इन 3 चीज़ों को, ये अभी मैं ऊपर उर्दू में लिख दिया। बेटे जी ग्राफ्स पे आना, मैं आपके सामने ना 3 ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ, दूसरे ये वाले ग्राफ, और तीसरे ये ग्राफ, 3 किस्म के ग्राफ। हाँ बेटा जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये लिखा P1/V, मैंने लिखा P1/V, ये मैंने लिखा। मुझे एक बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि इन दोनों में जो मैंने लिखा है आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अच्छा, मैंने अपनी तरफ से इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं डाला।
अगर आपको कोई नज़र आ रहा है तो मुझे, मैंने तो ऊपर भी लिखा P इनवर्सली 1/V और P प्रोपोर्शनल 1, मैं तो एक जैसा लिखा है। इतना तो बोल दो कि एक जैसा ही है। कुछ आप लोग तो पता नहीं आज क्यों इतने परेशान बैठे हुए हैं। तो जुमे को बंदा परेशान होता है। अच्छा सुनो, P1/V, P1/V, ठीक है ना। तो अब इसमें ना देखो, मैं अब इसमें चेंज आता हूँ। अगर मैं कहूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम इनमें क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे दोनों में इनवर्स रिलेशन। इनवर्स, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि P और 1/V में, 1/V को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। V दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एंड 1/V दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूं कि 1/V और P में, तो कोई आंसर है डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। अब याद रखना कि अगर हम दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें जिनके दरमियान इनवर्स रिलेशन हो, जिनके दरमियान इनवर्स हो, तो हमारे पास कर्व आती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर दो ऐसी क्वांटिटीज़ जैसे प्रेशर और वॉल्यूम है जिनके दरमियान इनवर्स रिलेशन हो, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये कर्व आती है, कर्व। और दूसरी बात, अगर मैं दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूं जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मैं क्या करता हूं, मैं 1/V को इधर लेता हूं, P को इधर लेता हूं, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो क्या आएगा, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी। बेटा जी ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब आओ इन दोनों चीज़ों को, ये मैंने आपको ना बुनियादी बात बताई, ये बुनियादी बात है जो मैंने आपको समझ। अब जरा आओ, ये जो पहला ग्राफ है इसमें हम P और V के दरमियान ग्राफ पुट कर रहे हैं। हम V को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और प्रेशर को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। हालांकि ना मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ना एक्स एक्सिस पे प्रेशर को लें, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को लें, कम से कम आपको सेटिस्फाई करने के। वो क्यों बेटा जी, ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ये इंडिपेंडेंट होता है, और जो वॉल्यूम होता है ना ये डिपेंडेंट होता है। ये डिपेंडेंट होता है। कैसे? मैं प्रेशर बढ़ाता हूं वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा। मैं प्रेशर कम करता हूं वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा मैं ऐसे बोलता हूं, अच्छा मैं कहता हूं अब ना वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम से मैं प्रेशर से कहता हूं, मैं कहता हूं प्रेशर वॉल्यूम को कम करो, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब मैं वॉल्यूम से कहता हूं प्रेशर कम करो, तो वॉल्यूम प्रेशर कम नहीं कर सकता। इसका मतलब है अगर मैं दोनों से कहूं कि कौन डिपेंडेंट है, वॉल्यूम, कौन इंडिपेंडेंट है, प्रेशर। प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ने स्टेप लिया, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रेशर इंडिपेंडेंट और प्रेशर बढ़ने से चेंज क्या आई, वॉल्यूम का कम होना। तो वॉल्यूम का कम होना किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के बढ़ने से। तो प्रेशर इज द इंडिपेंडेंट वाइल वॉल्यूम इज द, तो मेरे ख्याल। अच्छा लेकिन ना अगर आप वॉल्यूम इधर लो, प्रेशर इधर लो, प्रेशर इधर लो, वॉल्यूम इधर लो, दोनों केसेस में कर्व ही आनी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स। इट्स ओके, हमारे पास ये कर्व आ गई। इस कर्व के दो नाम हैं। इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म, अ कर्व ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म मीन कांस्टेंट टेम्परेचर। इस कर्व का एक और भी नाम है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इसका दूसरा नाम। आपको दोनों नाम ये जो नीचे लिखा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये 2007, 8 या 9 इनमें से कोई एक साल है, ई कैट के पेपर में आया था। और ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ए लेवल में ये टर्म इस्तेमाल होती है।
तो आपको बहरहाल आपकी एफएससी कहती है आइसोथर्म, एमडी कैट कहता है आइसोथर्म, लेकिन साथ वाला नॉलेज। ये तो पहले मेरी गुफ्तगू होगी नंबर 1। नंबर 2 पे अब आओ। ये जो आपने पहला ग्राफ लिया ना, जिसमें सिर्फ एक कर्व आई, इसको दौरान आपने गैस दी 1 मोल सपोज, और टेम्परेचर सपोज आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। अब आप क्या करते हैं, और आपने ना एक ही एक्सपेरिमेंट किया। अब आप 3 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान आप टेम्परेचर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास ये पहले वाली कर्व आएगी। आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, गैस की अमाउंट चेंज नहीं कर रहे, वो 1 मोल ही है। अब आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, अब भी कर्व आएगी, लेकिन वो कर्व पहले वाली कर्व से दूर बनेगी। और अगर आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब भी कर्व आएगी। लेकिन आपने बड़ा नोट क्या किया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, जो आइसोथर्म बन रही है वो एक्सिस से दूर होती जा रही है। दिस इज द एमसीक्यू। अगली बात, यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने T1 कम है 20, T2 उससे ज़्यादा है 40, और T3 उससे भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आइसोथर्म एक्सिस से दूर होती जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप टेम्परेचर ना बढ़ाओ, वो 20 है 20 ही रखो। 2 एक्सपेरिमेंट करो, एक में 1 मोल गैस लो, आपके पास ये पहली कर्व आ गई। अब आप 2 मोल गैस लो, ये दूसरी कर्व आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व आइसोथर्म एक्सिस से दूर होती है, ऐसे अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाने से भी आइसोथर्म एक्सिस से दूर चले। दूसरी बात, ये आपके पास एक और ग्राफ आ गया बेटा जी। इसमें हमने प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लिया, 1/v जिसे मैंने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कहा, इसको मैंने वाई एक्सिस पे लिया, और मैंने कहा दोनों में कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट। तो मेरे पास ये एक लाइन आ गई, ये वाली लाइन, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइंड तिरछी। अच्छा इसको देखो, मैंने नीचे ना ओरिजिन से टच नहीं होने दिया, थोड़ा सा ऊपर रखा है। अगर ओरिजिन से टच हो जाएगी तो उसका मतलब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और ज़ीरो वॉल्यूम का मतलब उस गैस का वजूद ख़त्म हो गया। अच्छा अब ज़रा बातें, मेरा आपसे ना एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू। पहले ना आप इस ग्राफ को देख लो, ये ग्राफ, ये वाला, इस ग्राफ को देखो। एक्स एक्सिस पे 1/v, वाई एक्सिस पे p। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप अमाउंट 1 मोल ही रखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आ गया T1, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आ गया, ज़्यादा तिरछी हो गई, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ज़्यादा तिरछी, तिरछी को कहते हैं स्टीपनेस। यहाँ तिरछापन कम है, यहाँ स्लोप ऑफ स्टीपनेस बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे स्टीपनेस और बढ़ गई। पहले ये यहाँ थी, फिर ये इधर को होती गई, टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये स्ट्रेट लाइन इधर को होती गई। मेरा आपसे सवाल, पहले मेरा सवाल सारा सुनना है, फिर आपने जवाब देना है। मेरा सवाल है कि हम ना एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें 1/v को x एक्सिस पे लेते हैं, हम p को y एक्सिस पे लेते हैं, जैसा ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। बताएं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, T एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज करें, तो ये स्ट्रेट लाइन किधर जाएगी? मैंने कहा मेरी बात को सुनना, ऐसे नहीं बोल देना। तो ये स्ट्रेट लाइन किधर जाएगी? ऑप्शन ए एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। वो नीचे ना ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ से ही देख के आपने जवाब देना है। बीटा पे लिखा हुआ है कि नहीं, वाई एक्सिस पे जाएगी। चार्ली पे लिखा हुआ नहीं, 1/v की तरफ जाएगी, और डेल्टा पे लिखा हुआ नहीं, p की तरफ जाएगी। व्हाट शुड बी द आंसर? बोलो। आप कह रहे हैं वाई एक्सिस की तरफ। अगर मैं p को इधर ले आऊं और 1/v को इधर ले जाऊं, तो अब ये किधर जाएगी? अब भी वाई एक्सिस की तरफ जाएगी, अब ये जाएगी एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप एक्स और वाई के नाम ही क्यों लेते हैं? पहले भी ये किसकी तरफ जा रही थी? प्रेशर एक्सिस की तरफ। और अगर आप प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले आए, अब भी ये किसकी तरफ जाएगी? प्रेशर। इसका मतलब है आपका आंसर क्या बनता है? डी।
टेम्परेचर, अब देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इधर को जा रही है। आप कह रहे हैं कि वाई एक्सिस, मैं कहता हूँ वाई एक्सिस ना कहो, अलग वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है और किसकी तरफ जा रही है, प्रेशर की तरफ भी। तो दोनों में से सूटेबल कौन सा है, प्रेशर। आप कहेंगे सर सूटेबल वाली कौन सी बात है, सूटेबल वाली ये बात है कि अगर मैं 1/v को इधर लिख दूँ 1/v और p को मैं इधर लिख दूँ, अब 25 पे ये आई है, 40 पे ये आएगी, 60 पे ये आएगी, अब ये इधर को आ जाएगी। यानी बेहतर आप एक्स वाई का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप क्या कहो, प्रेशर एक्सेस। बेटा जी ये अगली बात सुने, ये भी यही सवाल है। इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है 1 मोल 2 मोल 3 मोल। जब आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन किस तरफ जाती है, प्रेशर एक्सेस। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कम करेंगे तो फिर ये किसकी तरफ जाएगी, 1/v को। यहाँ पे ना आंसर में प्रेशर को या इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का टर्म इस्तेमाल करें, एक्स और वाई एक्सेस की बात ना करें। आगे हैं, अब इस ग्राफ को देखना है। ग्राफ मैंने ना पीछे आपको एक बात समझाई, ये ज़रा नुक्ता समझना। ये नुक्ता मैंने आपसे कहा था कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाओ उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, बशर्ते के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो और गैस क्या हो, आइडियल। एक तो ये बात। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, ये के है ना, के, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, किस पर, नंबर 1 अमाउंट ऑफ गैस पर, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3। अब मैंने आपको क्या पढ़ाना है, मैंने पढ़ाना है कि के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। मैंने कहा टेम्परेचर पर, एन पर और नेचर ऑफ गैस पर। अब आपने ना इस बात को समझना है, ये कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे पास ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ में ना बेटा जी आपने एक्स एक्सिस पर प्रेशर को लिया। अभी मैंने आपसे पूछना है कि बॉयल्स लॉ होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स। आपने एक्स एक्सिस पर प्रेशर को लिया, प्रेशर को, और वाई एक्सिस पर आपने के को लिया, PV दैट इजकल टू के, मैं के ही बोलूँगा, के PV दैट इजकल टू के। तो अभी मैंने आपसे ये भी पूछना है कि बेटा जी क्या हम एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम भी ले सकते हैं, हालांकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन। ये भी सवाल मैंने पूछना है, आपका जवाब आना चाहिए नहीं। मैं कहूँगा क्यों, आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में से प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है और वॉल्यूम डिपेंडेंट। तो इस केस में हम एक्स एक्सिस पर सिर्फ प्रेशर ले सकते हैं। ये जो मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें हम एक्स एक्सिस पर सिर्फ किसको ले सकते हैं, प्रेशर को, वॉल्यूम को कतन नहीं ले सकते। ये 2 साल पहले ए लेवल का सवाल था, उन्होंने 4 ग्राफ दिए हुए थे, वो क्वेश्चन मैंने आपको बुक में भी दे दिया। अच्छा अब सुनो, अब ज़रा दोबारा आओ, इस पे देखो, प्रेशर को आपने एक्स एक्सिस पे लिया, के को आपने वाई एक्सिस पे लिया, गैस कौन सी है, आइडियल। आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आई और के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। ये ग्राफ आया आइडियल गैस के। बताना क्या, मैं दोबारा, जब तक आपको मुद्दा का पता नहीं ना चलेगा कि हम किस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम है कि के की वैल्यू टी पर, एन पर, नेचर ऑफ गैस पर कैसे डिपेंड करती है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस ग्राफ में आए, ये नंबर 2 वाले, बेटा जी आपने प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे के आ गया, PV दैट इज इक्वल टू के। अब अगर आप टेम्परेचर 25 लेंगे, 1 मोल गैस 25 टेम्परेचर, तो के की वैल्यू आ गई 1। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया 50, गैस 1 मोल ही है, अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं की, टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या अब भी के की वैल्यू 1 आएगी, आंसर नहीं। अब कितनी आ गई, 1.5। मतलब ये है कि टेम्परेचर की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। इधर बात सुनो बेटा जी, के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर आपने चेंज किया, टेम्परेचर आपने चेंज किया तो के की वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज। दूसरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, सपोज 25 यहाँ पे था और 25 ही यहाँ पे है,
देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अब अगर आप 1 मोल गैस लेंगे तो K की वैल्यू आ गई 1.0। अगर आप 2 मोल गैस लेंगे तो K की वैल्यू क्या हो गई 1.5। क्या कहना चाहता हूं, अमाउंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज करने से K की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। इसका मतलब है K आल्सो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ गैस। तीसरी बात, अब इस पे आ जाओ। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता रही है, ये स्ट्रेट लाइन हमें बता रही है कि अगर गैस आइडियल होगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर गैस आइडियल ना हो, अगर गैस रियल हो तो क्या फिर स्ट्रेट लाइन आएगी? आंसर है नहीं आएगी। अब सुनना मेरी बात, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब है K की वैल्यू क्या आ गई 1, और वो किसकी सूरत में है, आइडियल गैस में। तो फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ K इज 1। आगे हम जाके ना कल वाले लेक्चर में मैं इसको K नहीं बोलूँगा, मैं इसको Z बोल दूँगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोल दूँगा, और मैं कहूँगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसकी वैल्यू आइडियल गैस की सूरत में क्या आती है 1। लेकिन क्या ये वाला जो ये वाला है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी K की वैल्यू 1 है? आंसर नहीं, वो तो बहुत कम है। क्या नाइट्रोजन के लिए भी K की वैल्यू 1 है? आंसर है नहीं, वो तो ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि K की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ K आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने बनाया ना, ये ग्राफ हमें आइडियलिटी ऑफ गैसेस के बारे में भी बताता है। वो गैस जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के करीब होगा वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, और जिसका जितना स्ट्रेट लाइन से दूर जाता जाएगा उतना वो नॉन आइडियल। अगर आप इन सब में देखोगे ना तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन ये हीलियम खास तौर पर, हीलियम बहुत क्लोज बिहेवियर शो करती है। तो इसका मतलब है हीलियम का आइडियल बिहेवियर बाकी सबसे ज़्यादा है। बेटा जी एक और चीज़ आ गई, एंड दैट इज़ द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्वस चार्ल्स इन 1787। ये बातें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती याद करें। मैं आपको ना ये लाइन समझाना चाहता हूँ, ये लाइन, मैं ये लाइन पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपको ये लाइन समझाना चाहता हूँ। देखो, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure। ये क्या लिखा है? ये लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप N को और P को कांस्टेंट रखेंगे, ये कांस्टेंट है। मैं दोबारा एक बात सुना, ये लिखा हुआ है द वॉल्यूम, वॉल्यूम ये है V, गिवन mass of a gas, गिवन, When we say the given, given दिया हुआ, अब उसमें चेंज ना करना। आपको मैस गैस का दे दिया है, खुदारा इसमें चेंज ना करना, गिवन चेंज ना करना। इसका मतलब है वो एन को क्या कह रहा है, कांस्टेंट, चेंज नहीं करना डायरेक्टली। असल डिस्कशन वाली ये एब्सोल्यूट, ये टी टेम्परेचर नहीं है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये आम टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो वी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो तो मैंने लिख दिया। और फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो वी दैट इज इक्वल टू के टी, और के को एक तरफ लिख लो तो वी दूसरी तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा वी ओवर टी दैट इज इक्वल टू के, और V1 T1 V2 T2 ये आ गया आपके पास, वगैरह वगैरह। ये इतनी बात। अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा जी मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जिक्र किया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? पहले ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़रा सुनना, ये क्या है? मैं आपके सामने ना 3-4 किस्म का मुख्तलिफ टेम्परेचर रखता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं लिख देता हूँ जी 72 केल्विन, मैं लिख देता हूँ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं लिखता हूँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़रा मुझे बताना, ये मैंने 4 मुख्तलिफ टेम्परेचर लिखे, 4 मुख्तलिफ। आपने मुझे बताना है इन चारों में से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है।
जिनका ख्याल है ए, हाथ खड़ा करना है। जिनका ख्याल ए किसी का नहीं ख्याल। जिनका ख्याल बी वाला एब्सोल्यूट है। और जिनका ख्याल है सी, अच्छा सी वाले भी हैं। और जिनका ख्याल है डी, यानी ए और डी वाले नहीं हैं। चले मैं आपको ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन बता देता हूँ। द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिसके साथ के लिखा हो, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट नहीं, जिसके साथ के लिखा हो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। बताओ आंसर कौन सा है? क्या है? बड़े ज़हीन बच्चे हो यार, हद दर्जा ज़हीन। इतने तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे अब ना हम जानना चाहते हैं ये लफ्ज़ एब्सोल्यूट क्या है और ये लफ्ज़ टेम्परेचर क्या है। दोनों लफ्ज़ों को जानना चाहते हैं। पहले टेम्परेचर। बेटा जी टेम्परेचर में ना आपके पास ये कंटेनर है, इसमें ये किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव करते हैं। ड्यू टू देयर मोशन दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। ये मूव करते हैं, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। ये मूव करते हैं और अपनी मोशन की वजह से दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप इन मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, हम उसे कहेंगे हीट। और अगर आप इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लेकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिवाइड कर दो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, तो सिंगल वर्ड, टोटल काइनेटिक एनर्जी हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर। एक तो ये बात। नेक्स्ट, आप इस गैस को कूल करो, ठंडा करो, ठंडा। जब आप इस गैस को ठंडा करोगे ना, मॉलिक्यूल की मोशन स्लो होती जाएगी, स्लो। आप एंड पे बात करें, ठंडा करते करते एक वक्त आया आपने मॉलिक्यूल की मोशन को सीज कर दिया, सीज, स्टॉप, रोक दिया। अब ये मॉलिक्यूल मोशनलेस हो गया, रुका हुआ है। मैं कहता हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? आप कहेंगे सर अब तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है ना, मोशन ही नहीं है। और मैं कहूँगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी टेम्परेचर क्या है, तो वो आप क्या कहेंगे? ज़ीरो। वो ज़ीरो टेम्परेचर जहाँ पर मॉलिक्यूल की मोशन रुक गई, सीज कर गई, रुक गई, मॉलिक्यूल मोशनलेस हो गया, हम उसे कहते हैं ज़ीरो केल्विन। तो टेम्परेचर तो ये हो गया ना। एब्सोल्यूट के मानी क्या होते हैं? एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्यूट। दो मैं मानी लूँगा, दो आपको बातें समझाऊंगा ताकि किसी और को भी समझा सको। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इंतहा दर्जे का, यानी जहाँ पे किसी भी चीज़ की हद ख़त्म हो जाती है। हद जहाँ से आगाज़ होता है, आगाज़ ज़ीरो से होता है, वहाँ से आगाज़ होता है। तो ये टेम्परेचर की हद को छूता है। ये केल्विन में टेम्परेचर की हद क्या है? जहाँ पे मॉलिक्यूल की मोशन रुक गई, वो टेम्परेचर क्या है? अब मॉलिक्यूल थोड़ा सा मूव करेगा 1 केल्विन, थोड़ा सा और भागेगा 2 केल्विन, और स्पीड तेज होगी 3 और 4 5 6। तो लेकिन अगर स्पीड सीज कर गई तो अब टेम्परेचर क्या है? ज़ीरो। तो टेम्परेचर की हद क्या है? 0 केल्विन। एब्सोल्यूट का एक और भी मतलब है, अल्लाह इज़ द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स। मेरा अल्लाह इस कायनात का मुतलकुल अनान हुक्मरान है। वो हुक्मरान जो कहता है कुन फयकुन, वो कहता है और हो जाता है। वो जो ज़िंदगी और मौत देता है, वो जो रिज़्क देता है, अल्लाह के कुदरत में, अल्लाह के कब्ज़े में हर एक चीज़ है। वो जो कुछ में, उसको आपकी नाराज़गी की कोई फिक्र नहीं है। आप उससे नाराज़ हो ना हो, उसको क्या फ़िक्र है? दैट इज़ गॉड। दुनिया में भी कुछ ना एब्सोल्यूट रूलर अपने आप को समझते थे। जैसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त कौन थे? फ़िरौन। वो फ़िरौन नहीं कहते थे हम भी खुदा हैं, जिसको चाहे हम ज़िंदगी दें, जिसको चाहे मौत दे दें, जिसको चाहे हम ज़्यादा रिज़्क दें, जिसको चाहे हम कम रिज़्क दें।
वो भी अपने आप एब्सोल्यूट कहते हैं, ही इज एब्सोल्यूट फूल। वो इतना पागल है कि पागल भी उसको पागल कहते हैं। इसका मतलब है वो पागलपन की इंतहा पे है। तो वो टेम्परेचर जो इंतहा पे है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो किस में मैयर होता है? केल्विन में। एक और भी बात, हम ना मैथ वालों से पूछते हैं क्या जोरे वाला ये एब्सोल्यूट की टर्म क्या होती है? वो कहते हैं एब्सोल्यूट वो वैल्यू होती है जो कभी ज़ीरो ना हो, जो कभी नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव वैल्यू इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मेरी बात को सुनना, अगर आप केल्विन स्केल को देखो ना बेटा जी, केल्विन स्केल को हम ना एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट स्केल ये टेम्परेचर की इंतहा से शुरू होती है, इंतहा से। अगर आप केल्विन स्केल में टेम्परेचर देखो ना तो आप ना 100 केल्विन पढ़ेंगे, 100 केल्विन आप पढ़ेंगे, आप 10 केल्विन भी पढ़ सकते हैं, आप 1 केल्विन भी पढ़ेंगे। चलें आज मैंने आपको 0 केल्विन भी पढ़ा दिया, लेकिन बेटा जी आप कभी भी -1 केल्विन नहीं पढ़ेंगे। यानी केल्विन स्केल में टेम्परेचर माइनस में, नेगेटिव में नहीं जाती, ठीक है ना। तो नॉन नेगेटिव वैल्यू इज एब्सोल्यूट। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, इसका मतलब है डिग्री सेंट या फ़ारेनहाइट को भी देखो, -400 डिग्री फ़ारेनहाइट आप पढ़ते हैं। इसका मतलब है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जाती है, लेकिन केल्विन में नेगेटिव में नहीं जाती। कभी नोट किया कि हम ना केल्विन के ऊपर डिग्री का निशान नहीं लगाते, हम फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री का निशान लगाते हैं, हम सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री का निशान लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। ये जो लफ्ज़ है ना डिग्री, इसका मतलब होता है डी मीन नीचे, ग्री ग्रेडिस आना, नीचे आना। किससे नीचे आना? वैल्यू बिलो 0 इज ए डिग्री। क्या बोला है? वैल्यू बिलो 0, वैल्यू बिलो 0। बेटा जी 0 से नीचे वैल्यू तो नेगेटिव ही होती है ना। इसका मतलब है कि जिस स्केल में 0 से नीचे यानी नेगेटिव में वैल्यू जाती है उसके ऊपर हम कौन सा निशान पुट करते हैं? डिग्री का। और जिस स्केल में वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाती, नेगेटिव में नहीं जाती, हम उसके ऊपर डिग्री का निशान पुट नहीं करते। एक और टर्म बेटा जी, अभी मैंने आपसे कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, तो आपने कहा हर वो टेम्परेचर जिसके साथ के लिखा हो, केल्विन में हो, हम उसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। इसका मतलब है चार्ल्स लॉ तब सेटिस्फाई होता है जब टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में होगा। अच्छा, एक और भी बात, एक टर्म होती है, एक टर्म है एब्सोल्यूट 0। ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था ना, अब एक टर्म आ गई एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0, ये मैं एब्सोल्यूट 0 की टर्म, ज़रा इस पे आइएगा ना। ये सारी बातें जो अभी मैंने आपसे की, मैं एक बात बताता चलूँ, ये वाला V1/T1। सपोज मैं टेम्परेचर लेता हूँ केल्विन में, तो मेरे पास V1/T1 सपोज आंसर आता है 100, दोनों की रेशो 100 आ गई। अगर मैं टेम्परेचर केल्विन में ही लूँगा तो V2/T2 अगर मैं केल्विन में ही लूँगा तो आंसर 100 ही आएगा। लेकिन अगर मैं V1/T1 टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में लेता हूँ तो सपोज आंसर आ गया 100, और अगर मैं V2 और T2 टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लूँगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर ये वाला, इसको देखो इतने को, और बीच में लिखा हुआ है बराबर, यानी ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में बराबर हैं। लेकिन दोनों साइड आपस में बराबर तब होंगी अगर आप टेम्परेचर किस में लोगे? केल्विन में।
अगर आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में लोगे तो फिर ये दोनों साइड आपस में, अगर दोनों आपस में V1 T1 बराबर V2 T2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ऊपर वाला लॉ वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर। व्हेन वी से द टेम्परेचर it means it might be in centigrade, Fahrenheit or in Kelvin. When we say the temperature must be absolute, it means it should be only in a Kelvin scale, nothing else. अगली वही बात है बेटा जी, द वैल्यू ऑफ के यानी किस पे डिपेंड करता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। यही बातें हमने बॉयल्स लॉ में भी पढ़ी। और वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय द सेम प्रोपोर्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रोवाइडेड आप वो टेम्परेचर केल्विन में लें, प्रेशर और इसको कांस्टेंट रखें, और तीसरी बात गैस जो है ना वो आइडियल होनी चाहिए। अब अगली बात पे हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। मैं ना 3 बातें आपको बताता हूँ। एब्सोल्यूट ज़ीरो, पहली बात, फिर मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना है, आपने मुझे जवाब देना है जितनी आपको समझ आई है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो, पहले मैंने पढ़ा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब लफ्ज़ क्या है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में 4 बातें। नंबर 1, केल्विन स्केल में जो हम 0 केल्विन लिखते हैं ना, 0 केल्विन, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। द ज़ीरो इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। नंबर 2, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर मॉलिक्यूल की मोशन सीज कर जाती है। ये मॉलिक्यूल है ना, इसकी मोशन सीज कर गई, तो जिस पर टेम्परेचर एट विच मोलेकुलर मोशन सीजेस, उसे हम कहते हैं। ये दूसरी बात आ गई। तीसरी बात अभी मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, ये मैं आपको ना अभी ग्राफ से समझाऊंगा, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और चौथी बात, अगर आप केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो लोगे तो वो 0 केल्विन आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं बेटा जी सेंटीग्रेड में लो, तो आप लोगे तो वो हो जाएगा -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं कहूँ नहीं बेटा जी फ़ारेनहाइट में लो, तो आप क्या करोगे, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मेरी सारी जो बातें हैं ना, ये सारी एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई हैं कि नहीं। मैं अब चेक करना चाहता हूँ, मुझे ज़रा बताना। मैंने लिखा है 125 केल्विन, ये कौन सा टेम्परेचर है, व्हाट इज दिस, एब्सोल्यूट, वाई, इट्स ओके। मैंने लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, नहीं। मैंने लिखा -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा है, क्या ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्योंकि ये केल्विन स्केल में नहीं है। क्या ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है, ये ऊपर लिखा हुआ है। अगली बात, व्हाट अबाउट द 0 केल्विन, क्या ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, बोलो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या थी, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। और मैंने कहा अगर किसी डिजिट के साथ के लिखा होगा तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही बोला है ना। तो ये 0 डिजिट नहीं है, उसके साथ ये के नज़र नहीं आ रहा, तो और मैं कैसे आपको समझाऊँ, मुझे बताओ। तो 0 के का मतलब दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और क्या ये एब्सोल्यूट ज़ीरो भी है, यस। मेरी बात को समझ रहे हो ना, जितना आपको समझ आती है उसके मुताबिक तो बड़ा करो आगे। नेक्स्ट बढ़ो। एक और चीज़ आ गई बेटा जी, ये सारी बातें ना, अच्छा, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एंड इट कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली। सुनना इस बात का मतलब क्या है। मैंने भी ना एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में मैं दोबारा बात करूँगा। मैंने कहा कि वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल की मोशन सीज हो जाए, सीज, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, आई मीन 0 केल्विन, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये हमने कहा। एक बात को समझना, आपने
इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स दिए, आप इसको ठंडा करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल की मोशन स्लो होती जा रही है, और ठंडा किया और स्लो हो गई। मैं एंड पे पहुंचता हूं। आप ना प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल की मोशन को स्लो कर सकते हैं, स्लोएस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मॉलिक्यूल के मोशन को सीज नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिए, मतलब मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूल की मोशन को क्या कर सकते हैं, स्लो, बल्कि अगली बात स्लोएस्ट, इंतहाई स्लो कर सकते हो, बिल्कुल टॉर्टॉइस स्पीड, कछुए की चाल, चींटी की चाल, स्लो, बिल्कुल स्नेल वो बिल्कुल स्लो चलती है, उतना आप स्लो कर सकते। आप मॉलिक्यूल की मोशन को सीज, अब सीज होगी तो 0 केल्विन होगा ना, तो ये तो सीज ही नहीं होती। इसका मतलब आप प्रैक्टिकली 0 केल्विन को अचीव नहीं कर सकते, ये थ्योरेटिकली। अच्छा, क्यों आप मॉलिक्यूल की मोशन को सीज नहीं कर सकते? आइंस्टाइन कहता है कि अगर किसी भी पार्टिकल की मोशन सीज हो जाए तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स कहता है आप किसी का वजूद ख़त्म नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर आप ना मुर्दे को कब्र में दफना के आ जाते हो ना, तो आप समझते हो कि उसका बॉडी का मैस जो है वो ख़त्म हो गया है। यानी कहते हैं ना कि 15-20 साल के बाद अगर आप उसको खोलोगे ना कब्र को, तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ ही होंगी, और 70 साल के बाद आप खोलोगे उसमें कुछ भी नहीं होगा, हड्डियाँ भी नहीं होंगी। वो कहाँ चली गई? वो मैस जो था उसका पूरा बॉडी मैस, वो कहाँ चला गया? वो डीकम्पोज होकर मट्टी का हिस्सा बन गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, वही मैटर अगेन मट्टी में शामिल हो गया। कुरान नहीं कहता कि हमने तुमको कहाँ से पैदा किया, मट्टी से पैदा किया ना, और जाना भी कहाँ पे? वो मट्टी में जाने का ये नहीं मतलब है कि कब्र के अंदर जाना, मट्टी में जाने का मतलब है कि आपकी बॉडी दोबारा किसका हिस्सा बन जाएगी? मट्टी का हिस्सा बन। हमारी बॉडी में है क्या? प्रोटीन। और किन बातों में निकल गया, इधर आओ, जुमा है ना, तो फिर तबलीग भी कभी कभी ज़मीन से। अच्छा चलें बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। बेटा जी दोबारा सुनना, पहले ना मैं एक मुद्दा उठाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि किस बुनियाद पर ये सारी मैं बातें करूँगा। मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर, इसमें आपने गैस ली, और वो गैस आपने ली 1 मोल, इट्स ओके। 1 मोल ले लो, 2 मोल ले लो, 3 मोल ले लो, जितनी मर्जी, 1 मोल ले लो, आज के लिए 1 मोल। और टेम्परेचर आपने रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, नो कंप्रोमाइज़, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप कहेंगे सर 1 डिग्री सेंट, नो नो नो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल गैस ले लोगे ना, इसका जो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। और मैं V के साथ छोटा सा 0 डाल देता हूँ। 0 का मतलब है, V0 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स ओके, मेरी इतनी बात मुकम्मल होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन? गैस कितनी ली, किस टेम्परेचर पे रखा, 0 पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो 0 पे 1 मोल गैस लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना आता है? 546। अब आप सवाल क्या करते हैं कि सर इस गैस का जिसका 0 पे वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब है, सर आप बता सकते हैं कि इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? मैं एक छोटी सी ना बात बीच में करता चलूँ, जिसको मैं खुद बहुत ज़्यादा वायलेट कर रहा होता हूँ। आई एम सॉरी, वायलेशन मेरे से हो रही होती है, लेकिन अयोपिक नोटेशन, नोटेशन कहते हैं किसी चीज़ को लिखने का तरीका, अंदाज। अयोपिक नोटेशन है कि जब आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में लें तो उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया करें, और अगर आप टेम्परेचर को केल्विन में लें तो उसको कैपिटल टी में रिप्रेजेंट किया करें। दिस वन इज़ अयोपिक नोटेशन, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता। देखो ना, मैंने ये टेम्परेचर कैपिटल टी लिख दिया ना, और टेम्परेचर आगे किस में ले रहा हूँ? सेंटीग्रेड में। दोबारा सुनो, आपके पास 1 मोल गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका वॉल्यूम इतना है। आप मुझे कहते हैं सर क्या इस गैस का आप 100 पे वॉल्यूम बता सकते हैं? मैं कहता हूँ यस, मैं बता सकता हूँ। उसके लिए मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा। ये कहाँ से दी है? ये मैंने ना चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से निकाली ये इक्वेशन। वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन याद करते रहना अगर आए तो। ये है, इसमें अब आपने काम क्या करना है? V0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
और वो आपने कितना लिखना है 546। किस टेम्परेचर पर आप जानना चाहते हैं T पर, और वो कितना है 100, तो यहाँ पे 100 लिख लो, कैलकुलेशन करो, जो आंसर आएगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस। लेकिन उसके लिए शर्त लाजमी क्या है कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस गैस का वॉल्यूम का पता होना चाहिए। अब आगे भी देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम इतना है 546, तो बताओ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना होगा। तो वही फार्मूला जो ऊपर लिखा है, तो ये देखो ना, V0 की जगह पे आपने 546 लिख दिया और T की जगह पे आपने क्या लिख दिया 10, तो आंसर क्या आया 566। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ, तो अब आप क्या करोगे, आप T की जगह पे क्या लिख दोगे माइनस। मेरा आपसे सवाल है कि बेटा जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वॉल्यूम हो गया 546, इट्स ओके। मुझे बताओ अगर टेम्परेचर हो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कहता हूँ, बताओ इस पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा। अब आप भला क्या करोगे, आप ना ये 50 की जगह 10 की जगह पे क्या लिखोगे -273, ऐसे लिखोगे ना, तो नीचे भी 273 ऊपर भी कैंसिल हो गया, और ये इस साइड पे आंसर आ गया -1, ये +1 ये -1, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। 0 को 546 से मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो गया 0। ये अभी आपको पढ़ाया तो है, ये आपको बताया नहीं था कि वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए 0, उसे हम क्या कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, और वो ये टेम्परेचर। आगे एक दफ़ा मुझे ये ख़त्म कर लेना दो, फिर जो आप कहेंगे मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब आपके पास ना ये एक ना ग्राफ आ गया, ये जो ग्राफ ना लेफ़्ट साइड पे, इसमें टेम्परेचर को हम ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो राइट साइड पे इसमें टेम्परेचर को हम क्या ले रहे हैं केल्विन में। अब ज़रा गौर से नोट करना, ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। चार्ल्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब देखो टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, टेम्परेचर और कम करते जा रहे हो, वॉल्यूम और कम होता जा रहा है। और ये जो वॉल्यूम, इसको मैं सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूँ, सॉलिड। देखो नोट तो करो, इसके बाद जाकर यहाँ तक मैंने सॉलिड नहीं बल्कि डॉटेड लाइन से शो किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और आज मैंने शुरू में कहा था कि गैस लॉज दे आर ओनली एप्लीकेबल ऑन द गैसेस। ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ये गैसेस पे अप्लाई होता है, आइडियल गैसेस पे, ये लिक्विड या सॉलिड पर अप्लाई नहीं होता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना पैमाना रखकर, रूलर रखकर इस स्ट्रेट लाइन को आगे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, ये यहाँ जाके टकराई, और इस पे मैंने टेम्परेचर देखा तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड था। और इस पर अगर वॉल्यूम देखो ना, ये वॉल्यूम, तो इस पर वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम क्या था 0। तो इसका मतलब है -273 वो टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो, अगर वो गैस की सूरत में रहे। इसका मतलब इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। हाँ, अगर इस टेम्परेचर तक पहुंचने तक गैस रहती तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाना था। लेकिन आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते। 0 वॉल्यूम का क्या मतलब है, गैस का वजूद ही ख़त्म हो गया। आप गैस का वजूद ख़त्म नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि गैस 0 केल्विन तक, 0 एब्सोल्यूट 0 तक पहुंचती ही नहीं, उससे पहले वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड। ये दूसरी तरफ केल्विन में है। बेटा जी ये ना ये अभी जो लाइन आई है स्ट्रेट लाइन, गैसेस की नेचर चेंज करते जाओ तो स्ट्रेट लाइन चेंज हो रही है। अगर आप इधर भी देखो, अमाउंट ऑफ गैस चेंज करते जाओ, यानी बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि अगर आप अमाउंट ऑफ गैस को चेंज करें या नेचर ऑफ गैस को चेंज करें, के की वैल्यू चेंज होती जा रही है। पीछे आपने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, सुनना बात, अगर मैं पहले भी बताया, ये एक थोड़ी सी वैल्यू याद करना, पहले भी मैंने बताया कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, एंड नाउ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड हेयर वी हैव द एवोगैडो। क्या ये लॉ क्या कहता है? जितने n ज़्यादा होगा उतना v भी ज़्यादा होगा। वेरी सिंपल। गैस ज़्यादा डालते जाओ, अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। गैस उसमें से निकालते जाओ, अमाउंट ऑफ गैस कम करते जाओ, तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वेरी सिंपल। बाकी बेटा जी ये जितनी बातें ये लिखी हैं और उसके बाद जितनी ये लिखी है, मैं अक्सर आपसे एक बात करता हूँ, डेली में कहता हूँ, कंपैरेटिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी फॉर एंटी टेस्ट। आप मेरी बात को नहीं पिक करते। असल में होता क्या, एंटी टेस्ट में प्रॉब्लम क्या है? आपके पास इतना ज़्यादा डाटा, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा डायग्रामेटिक नॉलेज, इतना ज़्यादा डाटा आपके पास आ जाता है कि उसको अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब उनको मैं कैसे अरेंज करूं? वो आपस में मिक्स होते जा रहे हैं। मिक्स होने की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप परेशान होते जा रहे हैं, आपका पढ़ाई से दिल उचाट होता जा रहा है कि यार मैंने कल पढ़ा आज ये भूल गया, यार वो चीज़ें आपस में मिक्स हो जा रही। उसकी वजह क्या है? आप प्रॉपर मैनेजर नहीं हैं, आपको चीज़ें मैनेज करने का तरीका नहीं है। अब आपने ना 3 लॉज पढ़े, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैडो। इन तीनों को एक पेज के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी से करो। ये बॉयल, ये चार्ल्स, ये एवोगैडो, ये किस किस का रिलेशन, ये किसका रिलेशन, ये किसका रिलेशन, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट कौन, इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें के किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें के किस पे, इसमें के किस पे, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ क्या है। वो सारी बातें, इन तीनों में मुख्तलिफ क्या चीज़ है, इन तीनों में कामन क्या चीज़ें, कामन याद करने की ज़रूरत नहीं। जो एक्सेप्शन, जो इख्तलाफ आ रहा है उसको याद करते जाओ, 2-3 दफ़ा उसको रिवाइज कर लो। सर ने किस पढ़ाते हुए सर ने किस पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस किया था, किस पे सर बार बार लाइन पेंसिल दोहरा रहे थे, इसका मतलब था वो इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब था सर ने वो बात टेस्ट में देनी है, और सर ने इसलिए टेस्ट में देनी है कि सर ने MD कैट के पेपर्स में पढ़ी है बार बार। अब आओ नेक्स्ट पे, स्केल ऑफ थर्मोमीटर। फिलहाल आपके सिलेबस में 3 स्केल हैं, इसका मतलब और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। अलेक्जेंड्रस सेल्सियस ने ये डेट बता दी, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और अमेरिका में ये टेम्परेचर का स्केल इस्तेमाल होता है। यूरोपियन कंट्री में नहीं इस्तेमाल होता, अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं इस्तेमाल होता। ये तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक, जिसमें आपका मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर फहरिस्त है, गुरबत में सर फहरिस्त है। फ़ारेनहाइट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन डच साइंटिस्ट गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट, डेट भी आ गई। इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल साइंस। हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.7, उसको बुखार कितना है 102, 103। वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन नहीं है, वो 102 या 103 फ़ारेनहाइट है। तो इसका मतलब है मेडिकल में जो टेम्परेचर का स्केल यूज़ होता है वो क्या है? फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल अभी पढ़ चुके हैं लॉर्ड केल्विन ने, और ये साइंटिफिक वर्क में इस्तेमाल होता है। ये बाकी ना, इंटर कन्वर्जन, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, केल्विन को सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन। ये एक अहम नुक्ता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरा एक MCQ आ गया, इस MCQ को खुद सॉल्व करें, फिर मेरे से डिस्कस करें। मेरे मुताबिक इसका आंसर है D, डेल्टा इज द आंसर। अब आप कहेंगे सर ये पहले A और B में ह्यूज कंट्राडिक्शन, आप कहेंगे A और B में कंट्राडिक्शन है। देखो A में मैं कह रहा हूँ कि 1 सेंटीग्रेड 1 केल्विन के बराबर है, और B में मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर। दिस वन इज अ ह्यूज कंट्राडिक्शन, बट दिस इज नॉट अ कंट्राडिक्शन। ऊपर वाला जो है ना 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। ये सुनो ना, ये एक बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं कहता हूँ ज़रूर वाला 25 छोड़ो, मुझे केल्विन में बताओ। आप कहते सर मैं इसको T1 कह लेता हूँ, इसका टेम्परेचर T1
ये है 25। मैं कहता हूँ सरकार 25 को छोड़ो, मुझे कैल्विन में बताओ। आप कहते हैं सर 298 कैल्विन, इट्स ओके। आप इसको हीट देते, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया? मैं कहता हूँ जी अब इसका हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मैं कहता हूँ यार 26 को छोड़ो, मुझे कैल्विन में बताओ। आप कहेंगे सर 299 कैल्विन। अब मैं कहता हूँ सेंटीग्रेड में कितनी चेंज आई है? आप 26 माइनस 25 करेंगे, आप कहेंगे सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कैल्विन में बताओ। तो कैल्विन में आप क्या करेंगे? 299 माइनस 298, द आंसर इज 1 कैल्विन। तो दोनों में वैल्यू क्या आ गई? सेम। अच्छा आगे बढ़ो। मैं आपसे ना 5 क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़ा सा ना खुदारा ये जो 9:30 से ऑनवर्ड ये जो क्लास है, आप लोग जो बैठे हो, खुदारा को थोड़ा सा ना जज्बाती हुआ करो। तो आपके ना चेहरे ऐसे मुझे नज़र आ रहे हैं जैसे ना आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। आपको घर से हुक्म है कि अगर पढ़ के ना आए तो वापसी पे आपको मार पड़ेगी। इतने चेहरे आपके ना मैं देखता हूँ मासूम, बड़े ना मजलूम से चेहरे, यानी ऐसे लगता है कि इसके बाद बाहर ना प्रिजन वैन आनी है और आपको सीधा जेल ले जाया जाना। आपके ऐसे चेहरे नजर, हालांकि इसके बाद आप रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा ना मोटिवेट हुआ करो। हर वक्त ना चेहरे पे खुशी लाया करो, मुझे भी पता चले मैं जिंदा इंसानों को पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बताना है मुझे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज हाईएस्ट। अच्छा आप लोगों को आता है, आप बाज़ दफ़ा वैसे ही बने रहते हैं ना, तो गैसेस। अब ज़रा सुनना, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन? अट्रैक्शन कम होती है कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस का लिक्विड में आना। तो गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर है, लिक्विड में करीब आ गए, करीब आने पर उनमें अट्रैक्शन बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हुई, वीक नहीं हुई। फ्रीजिंग, लिक्विड का सॉलिड में आना, यहाँ भी पार्टिकल करीब आएंगे, करीब आने पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, वीक नहीं होगी। मैं लास्ट पे जाता हूँ, एवेपोरेशन, लिक्विड का गैस में जाना। जब लिक्विड गैस में जाएगा तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे और दूर होने पर उनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वीक। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आई मीन के डज नॉट डिपेंड अपॉन, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्स। अब ये तो जवाब दिए, खुदारा जवाब दे देना। बीटा इज द आंसर। वेरी गुड, वेरी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ? सी। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए ना, 5, ये पिछले 2 सालों के 2022 2023 के ये MD कैट के क्वेश्चंस हैं, उतने हिस्से के जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मुझे ये बताओ, इतना हिस्सा पढ़ने के बाद क्या आप इन 5 क्वेश्चन को आंसर कर पाए हैं कि नहीं? ये है सर। अल्लाह ताला हम सब से खुश हो, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।